हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये झारखंड का मिट्टी के बारे में। ठीक है, ये झारखंड का ये मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में हमारा आज का ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे झारखंड में किस किस तरह से मिट्टी पाई जाती है, कितने तरह का मिट्टी पाई जाती है और किस किस एरिया में पाई जाती है और उस मिट्टी के क्या विशेषताएँ हैं और क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये हमने माइंड मैप बनाया है हिस्ट्री ये मिट्टी का, पूरा झारखंड का मिट्टी के बारे में, ये देख लीजिए। ठीक है, इसके एक एक करके हमें पूरा इसको डिस्कस करेंगे और आराम से इसको रिवीजन करने का आसान हो, इसलिए हमने ये माइंड मैप के थ्रू इसको कवर किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो है ये मिट्टी, ये थोड़ा जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। ये मिट्टी के निर्माण में विभिन्न प्रकार के चट्टानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है, अब झारखंड में कौन सी है? लेटराइट, नीस, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, स्लेट आदि चट्टानों के बड़े भंडार है। ये हमने अभी देखा है, इससे पहले जो ज्योग्राफी का सेक्शन किया था उसको अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको याद ही होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी ये ज्योग्राफी का है फिजिकल फीचर जो है वो हमने पूरा झारखंड का कवर किया है। किस किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कहाँ कहाँ किस एरिया में कितना ऊंचाई है, ये सब हमने उसमें कवर किया है। तो आपने उसमें देखा था कि बहुत सारे जो चट्टानें जो है, रॉक जो है, पत्थर जो है पाए जाते हैं यहाँ पे। उनमें से कौन सा है? लेटराइट है, नीस है, क्वार्टजाइट्स है, ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, स्लेट, ये सब पाए जाते हैं। ये चट्टानें मिट्टी के विभिन्नता के लिए जिम्मेदार है। अलग अलग मिट्टी बनती है, इसके लिए कौन से जिम्मेदार है? ये सब चट्टानें जिम्मेदार है। ठीक है, अब ये देखते हैं। ये मिट्टी रेत के कण और गाद मिट्टी के महत्वपूर्ण तत्व है। ये भी उसके बनावट को निर्धारित करता है। अन्य घटक जैसे रासायन और कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के रंग को निर्धारित करता है। ये हमने पढ़ाई होगा, अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ। ठीक है, और बॉक्साइट या फेरिक ऑक्साइड की उच्च सामग्री मिट्टी को लाल बनाती है। किसकी कौन कौन बनाती है? ये याद रख लीजिएगा, बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड ये लाल बनाती है मिट्टी को, क्योंकि ज़्यादातर जो झारखंड का मिट्टी है वो लाल है। झारखंड की मिट्टी मोटे तौर पर निम्नलिखित 5 में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, 5 में डिवीजन किया है हमने, देख लीजिए। ये पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लेटराइट मिट्टी और ये चौथी है जलोढ़ मिट्टी और ये पांचवी जो है ढीली रेतीली मिट्टी है। अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। पहला जो है ये लाल मिट्टी, देखते हैं इनके बारे में। ये लाल मिट्टी जो प्राचीन क्रिस्टलीय और अपक्षय के कारण अस्तित्व में आई है। ये भौगोलिक मेटामॉर्फिक चट्टान जैसे ग्रेनाइट, नीस, ये नीस होगा, नीस आदि से बनी है। ठीक है, ये आदि है। अब ये देख लीजिए, ये कौन से है? मेटामॉर्फिक चट्टाने जैसे ग्रेनाइट और नीस से बना है। कौन सा? ये लाल मिट्टी। ठीक है, ये क्रिस्टलीय है। ठीक है, अब ये देखते हैं। और ये क्या है कि ये सिस्टो, और इस क्षेत्र में नीस और सिस्टो के बायोटाइट, अब्रक, हॉर्नब्लेड और लौह सामग्री मिट्टी का लाल खनिज कण होते हैं। ठीक है, ये लौह सामग्री कण ये मिट्टी का लाल रंग हो जाता है। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं खनिज? ये सिस्ट के बायोटाइट पाए जाते हैं, अब्रक पाए जाते हैं, हॉर्न ब्लेड पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, नीस पाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट इसका। ये मिट्टी दामोदर के संकीर्ण ट्रफ बेसिन और राजमहल के उच्च भूमि के लेटराइट से ढके क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, किस किस क्षेत्र को छोड़ करके आप देख लीजिए। ये जो है, ये दामोदर जो है, दामोदर जो बेसिन है उनके संकीर्ण एक पतली जो इनका जो बेसिन है उनको छोड़ करके, और ये राजमहल जो है, राजमहल क्षेत्र को छोड़ करके ये लगभग अधिकांश क्षेत्र में झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला देखते हैं। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटास से भरपूर होती है। ये देख लीजिए क्या क्या है लाल मिट्टी में। चूना है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है, ह्यूमस इसके जो कमी होती है, लेकिन पोटास इसका भरपूर होता है इसमें। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी किसके लिए है? कौन से फसल के लिए? ये गेहूं के लिए, चावल के लिए, दालें के लिए है, मूंगफली, बाजरा, तिलहन, फल आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर 1 में भी आपको, जेपीएससी का पेपर 1 में भी आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि लाल मिट्टी जो है किस किस फसल के लिए उपजाऊ है। ठीक है, तो गेहूँ, चावल, दालें, मूंगफली, बाजरा, तिलहन, फल आदि के लिए बहुत है। ये हमने देख लिया लाल मिट्टी के बारे में। ठीक है, अब अगला जो देखते हैं, अगला देखेंगे काली मिट्टी। ये झारखंड में काली मिट्टी। ठीक है,
काली मिट्टी देखते हैं, झारखंड में ये मिट्टी राजमहल ट्रैप पर फैली हुई है। राजमहल ट्रैप पर ये फैली हुई है। कहाँ पे है काली मिट्टी? राजमहल ट्रैप पे, याद रखिएगा। काली मिट्टी की नमी के अत्यधिक धारण करने वाली होती है। ये ज़्यादा नमी धारण कर लेती है क्योंकि ये नॉन परमेएबल होता है। ये ज़्यादा जो इसमें जल जो होता है, जल को ये जल्दी से सोंख लेता है, ठीक है, और फिर जल्दी से उसको काफ़ी देर तक उसको धारण करके रखता है। अब ये काली मिट्टी की नमी की अत्यधिक धारण करने वाली होती है। एक सामान्य नियम के रूप में उच्च भूमि की काली मिट्टी कम उर्वरता वाली होती है, लेकिन उच्च भूमि में जो है ये कम उर्वरता होती है, लेकिन घाटियों में और गहरी समृद्ध होती है, ठीक है। जैसे कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, तंबाकू आदि जो है ये काली मिट्टी का यह फसल माना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देख लिया हमने, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, तंबाकू आदि काली मिट्टी के पर उगाई जाती है। अगला देखते हैं, अगला है थर्ड है ये लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या है? लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? ये गहरा लाल और भूरा होता है। ये गहरा लाल और भूरा होता है। ये लोहे की मात्रा के कारण इसे ऐसा रंग मिलता है। किसके मात्रा के कारण? लोहे की मात्रा के कारण। मिट्टी का मुख्य दोष इसकी प्रकृति में अम्ल प्रक्रिया है। ये जो है नेचुरल में ये एसिडिक रिएक्शन कर लेती है, ठीक है, ये अम्ल प्रक्रिया कर लेती है, ठीक है। इस मिट्टी के संबंध में प्रारंभिक भौगोलिक काल में लावा आवरणों है, ठीक है। ये जो लावा बना था उनसे इनका संबंध है। ऐसे क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? राजमहल, ढालभूमि क्षेत्र, उच्च पश्चिमी पठार और पाट क्षेत्र के ऊंचे इलाके में उपलब्ध है। ये कौन सा मिट्टी किस किस एरिया में है हमने सब इससे पहले भी बताया। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अब लेटराइट ये पोजीशन आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको हो सकता है इधर मिट्टी दे दे और एक साइड जो है उसका क्षेत्र दे दे, एरिया दे दे, तो आपको ये क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करके जो मिलाने वाला क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको याद कर लीजिए। अब ये देखिए, और खाद और सिंचाई के उपयोग के बाद कुछ लेटराइट ऊंचे इलाकों में भी उपलब्ध है, ठीक है। ये देखिए, खाद और सिंचाई के उपयोग के बाद कुछ लेटराइट चाय, कॉफ़ी, रबड़ और ये सिनकोना, सुपारी आदि के लिए वृक्षारोपण फसलों के उगाने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। और ये निचले इलाकों में लेटराइट मिट्टी में धान भी उगाया जाता है। ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा, जो ऊपरी इलाका होता है उसमें कौन कौन सा है? उसमें चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना और सुपारी होता है, लेकिन निचले इलाका जो है लेटराइट मिट्टी का उसमें धान भी उगाया जाता है। अब देख लेते हैं हमारा सबसे ये 4 नंबर जो जलोढ़ मिट्टी जो है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मृदा समूह है। आपको पता ही है, लगभग 40% जो है ये भारत का ज्योग्राफिकल एरिया जो है, भारत का एरिया जो है उसको ये कवर करती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये लगभग कितना? 45% को कवर करती है। अब ये देख लेते हैं ये कहाँ पे पाई जाती है। ये साहेबगंज का उत्तरी पश्चिमी और उत्तर भाग का पुराना जलोढ़ और पाकुड़ का पूर्वी का नया जलोढ़, क्योंकि 2 तरह होता है जलोढ़, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। आपको पता ही है, नया वाला को खादर कहते हैं और पुराने वाला को बांगर कहते हैं। ये दोनों जो है, ये पुरानी जलोढ़ जो है, ये खादर कहाँ पाया जाता है? ये उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी भाग में पाया जाता है। और पाकुड़ का पूर्वी भाग में कौन सा पाया जाता है? नया वाला पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो गंगा नदी द्वारा लाया जाता है। अब ये देखते हैं, इन दोनों प्रकार की मिट्टी गंगा के दक्षिणी भाग में फैली हुई है, ठीक है, क्योंकि नदी है, नदी से लाता है ये जलोढ़ मिट्टी जो है इसका बहरागोड़ा में सुवर्णरेखा नदी जो है उनके निचली घाटी में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये बहरागोड़ा, याद रखिएगा, उसमें कौन सा नदी बहती है? सुवर्णरेखा। ये भी इन्फॉर्मेशन हमें याद रखना पड़ेगा। ये वहाँ पे पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी को चूने और पोटास की संरचना अधिक होती है। इसमें चूने और पोटास ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें क्या है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की कम मात्रा मौजूद होता है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस का कम होता है और पोटास इसमें ज़्यादा होता है। इस मिट्टी को कौन सा फसल के लिए? धान, गेहूं के लिए उत्पादन के सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब देखते हैं हमारा जो लास्ट मिट्टी है, लास्ट है ये ढीली रेतीली मिट्टी। ढीली रेतीली मिट्टी, ये मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है? दामोदर बेसिन पे पाई जाती है। दामोदर बेसिन में पाई जाती है, याद रखिएगा सबका पोजीशन, कौन सा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कौन से नदी के किनारे पाई जाती है, ठीक है। ये प्रकृति में पीले रंग के होते हैं, ये पीले रंग के होते हैं। इस मिट्टी का उत्पत्ति कहाँ पे? ये गोंडवाना चट्टानों पर हुआ था, ठीक है। गोंडवाना चट्टान जो है उन पे इनका आधारित है। और ये देखते हैं इस क्षेत्र के ये जो बलुआ पत्थर और शैलो ने ढीली रेतीली मिट्टी और रेतीली दोमट मिट्टी
को उनके अपघटन के कारण जन्म दिया। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है ये गोंडवाना में कौन से बलुआ पत्थर और शैलों ने ढीली रेतीली मिट्टी और रेतीली दोमट मिट्टी को जन्म दिया है। अब देखते हैं ये रेतीली मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन युक्त यौगिक और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये कम उपजाऊ मिट्टी है। तो इस तरह दोस्तों हमने ये झारखंड का जो मिट्टी है ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना होता है, इसलिए हमने इसको आज बहुत जल्दी कवर कर लिया है। अब इतना भी इन्फॉर्मेशन दे दिया जो इससे आपको आने वाला क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आप आराम से आने वाले एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को अच्छा से समझ के देख लीजिए और हमारा ये जो मिट्टी वाला ये टॉपिक कवर हो गया। आप आगे भी इसी तरह आने वाले विभिन्न टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।